हेलो बच्चों, स्वागत है आपका स्ट्रगल स्टडी एकेडमी पर। इस वीडियो में हम जानेंगे क्लास 9वीं का अध्याय 1 एनसीईआरटी का अध्याय 1। इसमें हम तीसरा वीडियो लेक्चर देखेंगे। इस वीडियो में जानेंगे कि पदार्थ की अवस्था में परिवर्तन कैसे होता है, उसे गर्म करने पर या दाब लगाने पर। तो इसको पहले हम लोग समझ लेते हैं, फिर जो जो एनसीईआरटी में प्रश्न दिए गए हैं उसको भी हल कर लेंगे। चलिए शुरू करते हैं। ये हेडिंग 1.4 का है एनसीईआरटी का। वैसे आप किसी भी किताब का थ्योरी जो भी है, मैं सारे किताब से थ्योरी ले चुका हूँ समझाने के लिए। केवल प्रश्न एनसीईआरटी का होगा। और देखिए आगे, पहले इसको समझ लीजिए। पदार्थ की अवस्था में परिवर्तन एनसीईआरटी का 1.4 वाला हेडिंग है। पदार्थ की तीनों अवस्थाओं को एक दूसरे में बदला जा सकता है, ये हम लोग जानते हैं। कैसे? जैसे पानी है, पानी तीनों अवस्थाओं में रहता है। मतलब बर्फ़ यानी ठोस, पानी यानी द्रव, और भाप बन जाता है तो गैस। इतना हम लोग जानते हैं। और इसे बदला जा सकता है कैसे? अगर बर्फ़ है इसको गर्म कीजिए, वो पानी में बदल जाएगा। और गर्म कीजिए, जल वाष्प बन जाएगा यानी भाप बन जाएगा। उल्टा इसका कीजिए, ठंडा कीजिए इसको, तो क्या हो जाएगा? जल में बदल जाएगा, जल वाष्प। तो इसका तीर हम इधर की ओर घुमा सकते हैं। इसी तरह इसमें भी उल्टा, इसी तरह इसमें भी उल्टा, रिवर्स कर सकते हैं। मतलब अब जल वाष्प को ठंडा कीजिए तो ये जल में बदल जाएगा, जल को ठंडा कीजिए और ठंडा कीजिए, ये बर्फ में बदल जाएगा। तो ये परिवर्तनीय है एक दूसरे में, इसी को हमें जानना है इसमें। अब कैसे कैसे परिवर्तन होता है, तो पहला तापमान परिवर्तन का प्रभाव। किसी पदार्थ के ताप में बदलाव करते हैं तो क्या क्या परिवर्तन होता है उसी को देखेंगे इसमें हम किसी पदार्थ के ताप में परिवर्तन करते हैं, इससे पदार्थ की अवस्था में भी परिवर्तन होता है। ताप का मतलब होता है गर्म या ठंडा, और परिवर्तन का मतलब होता है करना। ताप का मतलब केवल गर्म नहीं होता है, दोनों अर्थ होता है इसका। ताप मतलब एक वह स्थिति जिसमें गर्म और ठंडा दोनों महसूस हो, और उस परिवर्तन करना है इसमें, जिसके चलते पदार्थ की अवस्था भी बदलेगी। अब आता है गलन। उसमें एक पद आता है, तापमान परिवर्तन के अनुसार एक पद भी आते हैं जिसका नाम है गलनांक या द्रवणांक। मेल्टिंग पॉइंट कहा जाता है इसको हम लोग समझते हैं क्या होता है। तो आपने देखा होगा कि कोई पदार्थ, ठोस पदार्थ एक नियत तापमान पे ही गलता है। जब तक उसको अपना जितना चाहिए ताप नहीं मिल जाएगा तब तक वो नहीं गलने वाला। जिस ताप पर वो गल जाता है उसी को उसका गलनांक या द्रवणांक कहते हैं। तो चलिए मान लीजिए ठोस है, उसके तापमान को बढ़ाने पर क्या होता है? उसके जो कण हैं उनकी गति जो ऊर्जा बढ़ जाती है, यानी कणों में गति करने की ऊर्जा बढ़ जाती है और तेज़ी से वो गति करने लगते हैं, कंपन करने लगते हैं ठोस के अंदर। अब गतिज ऊर्जा बढ़ने के कारण कण अधिक तेजी से कंपन करने लगते हैं। फिर ऊष्मा द्वारा दी गई ऊर्जा कणों के बीच, जो हम उसको गर्म कर रहे हैं तो उसके अंदर एक ऊष्मा जा रहा है। ऊष्मा का मतलब भी एक गर्म ऊर्जा होता है। अब ऊष्मा के चलते उनको दी गई ऊर्जा, कणों को ऊर्जा मिल रहा है ऊष्मा के चलते। अब कणों के बीच जो आकर्षण बल है, जो ठोस को बांध के रखता है ना, कणों को उनके बांध के रखता है, उस बल को वो क्या कर देता है? बल को पार कर जाता है। बल को अब क्या करता है कि कणों के बीच के बल को तोड़ देता है। अब इस कारण से होता क्या है, कण अपने नियत स्थान को छोड़ देते हैं और अधिक स्वतंत्र हो जाते हैं और गति करने लगते हैं। फिर एक ऐसी अवस्था आती है जिसमें होता क्या है कि ठोस पिघलकर द्रव में बदल जाता है। तो उस फिक्स तापमान को किस ताप पर, जिस ताप पर वो ठोस से पिघलकर द्रव में बदल गया, उसी ताप को गलनांक कहा जाता है। यहाँ पे उसका हमने परिभाषा लिया है, देख लीजिए। वायुमंडलीय दाब पर, यहाँ पे हम वायुमंडलीय दाब जरूर लेंगे क्योंकि
जो वायु मंडल है हमारे चारों तरफ, हवा वायु जो भी भरा है, उसका दाब 1 atm माना जाता है, सामान्य दाब कहा जाता है उसके दाब को। ये पैमाना लिया गया है। इसी दाब पर कोई पदार्थ गलता है या उबलता है। यानी कोई पदार्थ तभी गलेगा जब उसका जितना हम ताप दे रहे हैं, ताप देने से जो उसके कणों में गतिज ऊर्जा है, तो हमें पता है कि गैस के कण बर्तन की दीवार पे दाब डालते हैं, तो उसके कण गतिज ऊर्जा में आएंगे तो वो भी दाब डालेंगे वायुमंडल के ऊपर दाब डालेंगे। जब वो दाब वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाएगा, यानी 1 atm के बराबर, तब वो पदार्थ गलने लगेगा या उबलने लगेगा या कुछ भी होगा। तो यहाँ पे अभी हमको गलाना है पदार्थ को, तो वायुमंडलीय दाब पर वह ताप लेना होगा जिस पर कोई ठोस पदार्थ पिघलकर द्रव में बदल जाता हो, उसे वही ताप को ठोस पदार्थ का गलनांक कहते हैं। जैसे बर्फ़ है, बर्फ़ का गलनांक 0 डिग्री सेल्सियस होता है, यानी इस ताप पर बर्फ़ गलता भी रहता है, ठोस भी रहता है, दोनों होता है, लेकिन वास्तव में गल रहा होता है। या 273.15 केल्विन, ये सेल्सियस में, ये केल्विन में है। क्या होता है ये इनके बीच संबंध मैं बाद में बता दूंगा। अभी आप जान लीजिए कि 0 डिग्री सेल्सियस पर बर्फ़ ठोस भी रहता है, लेकिन वास्तव में पिघलता रहता भी है, तो 0 डिग्री मान लेते हैं। अब केल्विन ऐसा ही मात्रक है, तो इसमें 273.15 होता है। फिर आता है एक पॉइंट और कि गलने की प्रक्रिया, यानी हम जब ठोस पदार्थ को गला रहे हैं तो वह एक प्रक्रिया है, यानी ठोस से द्रव में बदलने को क्या कहा जाता है, संगलन या द्रवण कहते हैं, ये याद रखिएगा। अगला, अब जब हम द्रव को गलाते हैं, ठोस को गलाते हैं, द्रव को नहीं, ठोस को गलाते हैं, तो उससे उसके अंदर एक एनर्जी रहती है, इसके चलते वो गर्म हमें महसूस होता है, उसको गुप्त ऊष्मा कहा जाता है। क्या है समझते हैं, लेटेंट हीट कहा जाता है। तो किसी ठोस के गलने की प्रक्रिया, मान लीजिए हम ठोस को गला रहे हैं, वो काम कर रहे हैं उस गलाने का, तो प्रक्रिया हो गया। उस प्रक्रिया में तापमान हमेशा समान रहता है, यानी जब तक ठोस पूरी तरह से द्रव में नहीं बदल जाता गल के, तब तक कितना भी आप ऊष्मा दे दो, वो हमेशा तापमान समान ही रहेगा, तापमान नहीं बदलने वाला। तो ऐसे में जब हम एनर्जी देते जा रहे हैं, लकड़ी जला रहे हैं, गैस जला रहे हैं, तो एनर्जी कहाँ जा रही है, आखिर कैसे समान रह रही है। तो यहाँ पर ऐसे होता है कि गलनांक पर, यानी जब तक जिस ताप पर वो गल रहा है उस पर पहुँचने के बाद, ताप पहुँच जाता है वहाँ तक, तो जब तक पूरा बर्फ़ या कोई भी ठोस पदार्थ, आगे समझते हैं, पिघल नहीं जाता, वो ठोस पदार्थ जब तक पिघल नहीं जाता, तापमान नहीं बदलता है, तापमान बिल्कुल नियत रहता है। आप कोई बर्फ़ को पिघलाइए, उसको पानी बनाइए, और तब तक उसका आप तापमान नाप के भी देख सकते हैं, थर्मामीटर का इस्तेमाल करके देख सकते हैं। आप थर्मामीटर उस बर्फ़ में लगा दीजिए जिसमें वो रखा गया है, और ट्राई करके देख सकते हैं कि जब तक पूरी तरह से वो द्रव में नहीं बदल जाता, तब तक अभी भी उसका तापमान वही रहेगा जितना पहले है। अब कितना भी नीचे आग लगाओ, गैस जलाओ, उससे कोई दिक्कत नहीं। ऐसा क्यों होता है, तो कणों के बीच जो आकर्षण बल है, यानी जो उनके बीच कणों को बांध के रखा है, उसको वशीभूत करके, यानी काबू करके पदार्थ की अवस्था को बदलने में इस ऊष्मा का उपयोग होता है। यानी जो बर्फ़ है उसके कणों में जो आकर्षण बल है, उसी पे पूरा ऊष्मा लग जाता है उसको तोड़ने में। जितना भी हम ऊष्मा दे रहे हैं उसी को तोड़ने में लग जाता है, इसलिए तापमान नहीं बदलता, उतने पे रुका रहता है। अवस्था को बदलने में इस ऊष्मा का उपयोग हो जाता है। अब यह ऊष्मा बीकर में लिए गए जो पदार्थ है उसी में रहता है, इसीलिए इसको कहा जाता है द्रवण की गुप्त ऊष्मा। वो बाहर नहीं निकलता, उसी में रहता है, तापमान लेकिन नहीं बदलता, यही खासियत है। तो द्रवण की गुप्त ऊष्मा की परिभाषा क्या देंगे कि वायुमंडलीय दाब पर, यहाँ पे भी वायुमंडलीय दाब जरूरी है, क्योंकि वायुमंडलीय दाब पे ही कोई पदार्थ द्रव में बदलता है। किसी ठोस पदार्थ के, कोई भी ठोस पदार्थ का हम अगर 1 kg ले लेते हैं मान के, ये पैमाना, इकाई पैमाना लेना चाहिए, क्योंकि हम छोटा इकाई निकालते हैं तभी बड़े इकाइयों को निकाल पाते हैं।
जैसे 5 कलम का दाम 25 है तो हमें 1 कलम का बताना पड़ेगा, पहले निकालना पड़ेगा, तभी हम 10-20 का बता पाएंगे। इसलिए हम किसी भी चीज़ का मान बताने से पहले हम इकाई मान लेते हैं। तो हम 1 केजी मान के चलते हैं। तो किसी ठोस पदार्थ के 1 केजी को क्या करना है, उसके द्रवणांक पर, जिस ताप पर वो द्रव में बदल जाता है, उस ताप पर द्रव अवस्था में उसको बदलना है। तो बदलने के लिए कितना ऊष्मा चाहिए, जितना ऊष्मा आवश्यक है उसी को उस ठोस पदार्थ की क्या कहते हैं, द्रवण की गुप्त ऊष्मा। यानी हम किसी ठोस को गर्म करते हैं तो द्रव में बदलता है, किस कारण से बदलता है, तो उसके अंदर जो छिपी गुप्त ऊष्मा है वही उसके कणों के बीच आकर्षण बल को तोड़ती है और वो धीरे धीरे द्रव में बदलने लगता है। तो कितना वो दिया जा रहा है, जितना वो ऊष्मा दिया जा रहा है उसी को कहा जाता है द्रवण की गुप्त ऊष्मा। अब आगे देख लीजिए, जैसे में बर्फ है, उसकी गुप्त ऊष्मा होती है पिघलाने की 3.347 × 10⁵ जूल प्रति केजी होती है। यानी 1 केजी को, प्रति केजी का मतलब समझ लीजिए 1 केजी को पिघलाने के लिए कितना ऊर्जा चाहिए, कितना ऊष्मा देना पड़ेगा, 3.347 × 10⁵ जूल देना पड़ेगा। ये जूल मात्रक होता है ऊर्जा या ऊष्मा का। इसका मतलब है कि बर्फ़ के गलनांक, यानी बर्फ़ कितना पिघल जाता है, 0 डिग्री पर गलता रहता है, पर 1 केजी बर्फ़ को पिघलाकर जल में बदलने के लिए कितना ऊष्मा देना पड़ेगा, उसे इतना ऊष्मा देना पड़ेगा। आगे देखिए, फिर 0 डिग्री पर जो बर्फ़ है और जल दोनों एक साथ रहते हैं। मैंने पहले भी बोला कि 0 डिग्री पर वो गलता भी रहता है और ठोस अवस्था में भी रहता है, यानी बर्फ़ और जल दोनों अवस्था में रहता है। लेकिन ऊष्मा के कारण, जो बर्फ़ के अंदर ऊष्मा है उसके कारण 0 डिग्री सेल्सियस पर जल की ऊष्मा, इसी ताप पर जो पानी है, बर्फ़ और जल दोनों एक साथ है, तो जो पानी वाला हिस्सा है उसकी ऊष्मा इसी ताप पर, मतलब 0 डिग्री पर बर्फ़ की ऊष्मा से अधिक होती है। यानी बर्फ़ पिघल रहा है वो भी 0 डिग्री पर है, जल भी है वो भी 0 डिग्री पर है, लेकिन जल के अंदर ज़्यादा ऊष्मा है बर्फ़ से। क्यों ज़्यादा है, क्योंकि जल पे जितना पिघल रहा है कण, उसके अंदर गुप्त ऊष्मा है, उसी गुप्त ऊष्मा के चलते ये जल ज़्यादा अधिक ऊर्जावान है, यानी इसके अंदर ऊष्मा ज़्यादा है, यानी ये बर्फ़ से ज़्यादा गर्म होगा। अब अगला आता है द्रव का क्वथनांक। ऊपर हमने द्रवणांक देखा गलाने के लिए, अब क्वथनांक देखेंगे। अभी हमने द्रव को गला के, ठोस को गला के द्रव में बदला, अब द्रव को उबालना है और गैस में बदलना है, तो उस प्रक्रिया को क्वथनांक कहा जाता है। क्वथनांक का मतलब पहले बता चुका हूँ। क्वथन माने उबालना और अंक माने जिस ताप पर उबले, जिस ताप पर, वो ताप ही क्वथनांक हो जाता है। ठीक है, अभी हमने ठोस को द्रव में बदला, तो जिस ताप पर बदला द्रव में उसे हमने गलनांक कहा या द्रवणांक कहा। उसमें वायुमंडलीय दाब जरूरी था, क्योंकि वायुमंडलीय दाब के, जो वायुमंडल है हर चीज़ों पर दाब लगाता है। वायुमंडल के जो गैस के कण है वो पानी, हम पे, सभी पे दाब लगाते हैं। तो किसी पदार्थ को अपनी अवस्था बदलनी है तो वो अपने कणों का, जो पदार्थ के कण है उसको भी अपना दाब किसके बराबर करना होगा, वायुमंडल के दाब के बराबर करना होगा, तभी जाके उसका दाब बदलेगा, उसका कुछ भी बदलेगा। अब मान लीजिए यहाँ पे अब हमने ठोस से द्रव में बदला तो गलनांक आया, अब द्रव से आगे गैस में बदलना है तो क्वथनांक आएगा। ठीक है, इसको वैसे उबालना कहलाता है, उबालने के लिए दिया गया था। तो मान लीजिए द्रव है, उसको और अधिक गर्म कीजिए तो क्या होगा, उसके जो कण है और ज़्यादा ऊर्जा ले लेंगे और अधिक तेज़ी से कंपन करने लगेंगे। अब एक नियत ताप पर, यानी गर्म करते करते एक ऐसा ताप आएगा जिस पर जो कण है उसकी ऊर्जा इतना ज़्यादा बढ़ जाएगी कि वे कण आकर्षण बल को पार कर जाएंगे। जो उनके बीच आकर्षण बल लगा है, जो उनको बांध के रखता है, उसको तोड़ देंगे और द्रव की सतह से क्या हो जाएंगे, स्वतंत्र हो जाएंगे। द्रव की सतह को छोड़ के उड़ने लगेंगे और गैस में बदलना शुरू कर देंगे।
उसके बाद द्रव क्या करने लगेगा, उबलने लगेगा। तो वही जो ये नियत ताप आ रहा है जिस पे वो द्रव उबलने लगा और गैस में भी बदलने लगा, उसी को कहा जाता है क्वथनांक। तो हम लोग परिभाषा यहाँ पे देखेंगे कि वायुमंडलीय दाब पर, यानी हमको उसको उबालना है तो वायुमंडलीय दाब के बराबर उसके कणों का दाब करना पड़ेगा। उसके लिए हम ताप देते जाते हैं। एक ऐसा ताप आता है जिसपे उसके दाब किसके बराबर हो जाते हैं, वायुमंडल के कणों के दाब के बराबर, और द्रव उबलने लगता है। इसलिए हमें ये पद भी लेना पड़ेगा। तो वायुमंडलीय दाब पर वह ताप जिस पर द्रव उबलने लगता है उसे द्रव का क्वथनांक कहते हैं। मैंने पहले बताया तो क्वथन माने उबलना, अंक माने ताप। तो जिस ताप पर उबल जाए कोई द्रव पदार्थ। अब द्रव एक समष्टि गुण है। समष्टि गुण मतलब द्रव के सभी भाग में होता है ये क्वथनांक। द्रवणांक होना चाहिए था यहाँ पे, द्रवणांक यहाँ पे लिख लीजिएगा। क्वथनांक होगा यहाँ पे। क्वथनांक एक समष्टि गुण, यहाँ पे आप क्वथनांक कर लीजिएगा। क्वथनांक एक समष्टि गुण है क्योंकि यह द्रव के सभी भागों में होता है। एक चाहे पेंदी के नीचे हो, पेंदी के ऊपर, दीवार से सटे, द्रव के जो सभी कण है उनको इतनी ऊर्जा मिल जाती है कि वे वाष्प में बदल जाते हैं। द्रव की सतह छोड़ के वाष्प में बदल जाते हैं। तब देखिए जैसे में सामान्य दाब, देखिए वायुमंडलीय दाब को ही सामान्य दाब कहा जाता है जिसका मान 1 atm माना जाता है। इस पर जो जल का क्वथनांक है आप सभी जानते हैं 100 डिग्री सेल्सियस होता है। हम लोग जानते हैं कि पानी 100 डिग्री पर उबलने लगता है। इसको अगर आप केल्विन में बदलें तो 373.15 होगा, यानी 273 में 100 जोड़ देंगे तो 373 हो जाएगा। इसके बारे में आगे जानेंगे। तो इतना दाब पर जब हम पानी को 100 डिग्री ताप दे देते हैं तो उसके कणों का दाब 1 atm के बराबर हो जाता है और द्रव उबलना चालू हो जाता है। तो ये दोनों साथ साथ रहने चाहिए, सामान्य दाब भी और ताप भी। तो मेन हमारा फोकस ताप पर है, तो इस ताप को कहा जाएगा क्वथनांक। तो पानी का क्वथनांक कितना होता है, 100 डिग्री या 373 केल्विन। आगे हम लोग देखते हैं। अब हम बात करेंगे गुप्त ऊष्मा की वाष्पीकरण की। तो उससे पहले आप जान लीजिए कि जब हम पानी को उबालते हैं तो उससे से भाप निकलता है, और भाप में हमारा भूल से अगर हाथ चला जाता है तो हाथ हमारा जल जाता है। आखिर ऐसा क्यों होता है? तो भाप के अंदर एक ऊष्मा होती है जो द्रव को उबालने के क्रम में हम जो ऊष्मा उसे देते हैं तो द्रव में नहीं रहता बल्कि वो भाप में आ जाता है। इस कारण से हमारा हाथ जल जाता है। उसी को कहा जाता है वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा। वाष्पीकरण मतलब भाप में बदलना। अब द्रव के उबलने के क्रम में होता क्या है कि उसका ताप क्वथनांक पर रुका रहता है। जिस ताप पर वो उबल रहा है उस पे आप कितना भी आप ऊष्मा दे दो, कितना भी आग लकड़ी जलाओ, कितना भी गैस जलाओ, उसका ताप नहीं बदलने वाला। 100 पानी का 100 डिग्री है तो 100 डिग्री पे ही रुका रहेगा। चाहे कोई भी द्रव हो उसका भी ऐसे ही हाल होता है। अब फिर भी द्रव को जो ऊष्मा मिलती है वो मिलती रहती है। अब उसे हम देते जा रहे हैं। अब होगा क्या, क्योंकि द्रव को जो ऊष्मा दी जा रही है उससे से ताप में कोई वृद्धि नहीं हो रही है, तो ऊष्मा कहाँ जा रहा है? तो यह क्या होता है कि यह वाष्प के अंदर छिप जाता है। जो भाप बन रहा है उसी के अंदर रहता है। इसीलिए वाष्पन की गुप्त ऊष्मा, इसे क्या कहते हैं? वाष्पन की गुप्त ऊष्मा कहते हैं या वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा। तो यहाँ पे हम इसका परिभाषा देंगे। ये परिभाषा है उसका। तो वायुमंडलीय वायुमंडलीय दाब का भी होना आवश्यक है। किसी द्रव के 1 kg लेना हमें को उसके क्वथनांक पर ताप में बिना परिवर्तन के, हमने 1 kg क्यों लिया तो हम बताएं कि 1 kg मान लेना जरूरी होता है, इकाई मान। तो द्रव का हमने 1 kg ले लिया और उसका क्वथनांक यानी जिस ताप पर वो उबल रहा है उसमें बिना परिवर्तन के, उसको नहीं बदलना, हमें बदलेगा भी नहीं। बिना परिवर्तन के द्रव अवस्था से गैस में बदलने के लिए जितना ऊष्मा उसको मिलता है ना या आवश्यक होता है
उस द्रव के वाष्पन की गुप्त ऊष्मा कहलाता है। जितना ऊष्मा उसके अंदर छिपा है वही उसका गुप्त ऊष्मा कहलाता है। ठीक, जैसे पानी है, पानी के भाप है, उसमें देख लेते हैं कितना होता है। जैसे पानी है तो उसके वाष्पन की गुप्त ऊष्मा 22.59 × 10⁵ जूल प्रति केजी होता है। ये वैज्ञानिकों ने परिवु द्वारा निकाला है। तो 1 केजी में पानी के भाप के अंदर इतना जूल ऊष्मा भरा रहता है, 22.59 × 10⁵ जूल। इसका मतलब है कि 1 केजी जल लेंगे आप तो उसके क्वथनांक पर यानी 100 डिग्री पर जब वो उबल रहा होगा तो वाष्प में पूरी तरफ बदलने के लिए उसको कितना ऊष्मा देना पड़ेगा, इतना ऊष्मा देना पड़ेगा। ये खुद रहता भी है उसके अंदर, हमें भले ही नहीं पता चलता लेकिन सारी घटनाएं होती रहती हैं। आगे है कि 100 डिग्री पर पानी और उसके वाष्प एक साथ ही रहते हैं। आपने देखा भी होगा, पानी उबल रहा भी होता है, पानी में भी रहता है और भाप भी बन रहा होता है। लेकिन इस ताप पर जो जल के वाष्प हैं, वाष्प कण, उनकी ऊष्मा इसी ताप पर जल की ऊष्मा से अधिक होती है। भले पानी का भी 100 डिग्री है क्वथनांक ताप और ऊष्मा का भी ताप 100 डिग्री है, लेकिन भाप में ज़्यादा ऊष्मा होता है। क्यों? क्योंकि भाप के कण वाष्पन की गुप्त ऊष्मा के रूप में अधिक ऊष्मा ग्रहण किया जाता है। जो हम ताप जल को देते हैं तो उसका तो ताप बदलता नहीं, तो जो ऊष्मा देते जा रहे हैं वो कहाँ जा रहा है, उसी भाप के अंदर जमा होते जा रहा है। अब इसी कारण उबलते हुए जल की तुलना में उसका जो भाप है शरीर में अधिक जलन पैदा करता है। अब एक पद आता है इसी में, पदार्थ को गर्म करने के क्रम में ऊर्ध्वपातन, सब्लिमेशन। इसमें क्या होता है समझिए। अभी तक हमने देखा कि ठोस पदार्थों को गर्म करने पर द्रव में बदलते हैं, द्रव को गर्म करने पर गैस में बदलते हैं। लेकिन आप कुछ ऐसे भी पदार्थ देखे होंगे, जैसे कपूर देखे होंगे आप, तो उसको गर्म करने पर वो सीधा गैस में बदल जाता है। ठोस से कपूर लेकिन सीधा गैस में बदल जाता है। और भी कई सारे पदार्थ हैं जिनको गर्म करने पर वो सीधा गैस में बदल जाते हैं, और ठंडा करेंगे तो फिर ठोस में बदल जाएंगे, द्रव में नहीं आएंगे। तो ऐसे पदार्थ को ऊर्ध्वपात कहा जाता है और इस प्रक्रिया को ऊर्ध्वपातन कहा जाता है। ठीक है, जैसे समझते हैं, गर्म करने पर पदार्थ की अवस्था बदल जाती है। गर्म करने पर यह ठोस से द्रव में और द्रव से गैस में बदल जाता है, इतना हम लोग जानते हैं। लेकिन कुछ ऐसे पदार्थ हैं जो द्रव अवस्था में बिना बदले सीधे ठोस में ठोस से सीधे गैस में बदल जाते हैं और वापस ठोस में भी आ जाते हैं ठंडा करने पर उनके गैसों को। तो इस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? तो इस प्रक्रिया को ही ऊर्ध्वपातन कहा जाता है। अब इसका परिभाषा देख लीजिए कि वह प्रक्रिया जिसमें कोई पदार्थ ठोस रहना चाहिए उसको गर्म करने पर बिना द्रव में बदले, यानी द्रव में मत बदले, सीधे किस में बदल जाए, वाष्प की अवस्था में बदल जाता है। और उस वाष्प को ठंडा करने पर, अगर वाष्प जो बन रहा है उसको ठंडा करेंगे तो फिर किस में बदल जाएगा, ठोस में बदल जाएगा। इसी प्रक्रिया को ऊर्ध्वपातन कहा जाता है। अब देखेंगे कि जो ऊर्ध्वपातन का गुण रखता है जो पदार्थ, या ऊर्ध्वपातन के फलस्वरूप मिलता है, उसे हम लोग ऊर्ध्वपात कहते हैं। ठीक, जैसे में देख लीजिए बहुत सारे हैं। कपूर का आपने नाम सुना होगा। एक होता है अमोनियम क्लोराइड, जिसको नौसादर कहते हैं, ये भी उसमें आता है। आयोडीन का भी यही स्वभाव है। नेप्थलीन की जो गोलियां हैं वो भी ऐसा ही स्वभाव रखती हैं। शुष्क बर्फ भी यही स्वभाव रहता है, जिसको हम लोग ठोस CO2 कहते हैं। जो CO2 गैस है, अगर उसको ठोस अवस्था में रखा जाए, उसको ठंडा किया जाए तो वो ठोस में बदल जाएगा, द्रव में नहीं बदलने वाला, इसका स्वभाव है। फिर गर्म करेंगे तो सीधा गैस में बदल जाएगा। तो ये सारे इसमें आ जाते हैं। अब तक हम सभी पदार्थों को गर्म कर रहे थे, और ठोस से द्रव, द्रव से गैस, या सीधा ठोस से गैस। अब ठंडा करेंगे, अब तापमान को घटाएंगे। अब बढ़ा रहे थे, अब घटाएंगे। घटाएंगे तो प्रक्रिया अब उल्टी होगी, तो प्रक्रिया उल्टी में आता है संघनन, इसी को समझेंगे। अब गैस या जो वाष्प है
उनको अब ठंडा करेंगे। तो ठंडा करने पर प्रक्रिया उलट जाएगी, यानी उलटी प्रक्रिया होती है। ठंडा करने पर जो गैस है या वाष्प है इसमें बदल जाता है द्रव में। यानी अभी तो गर्म करने पर गैस में बदल रहा था द्रव, अब गैस को ठंडा कीजिए वो द्रव में बदल जाएगा। तो संघनन क्या है, इसका परिभाषा देखेंगे कि वह प्रक्रिया जिसमें कोई पदार्थ गैस से द्रव में बदल जाता है संघनन या द्रवीकरण कहलाता है। इसी को संघनन या द्रवीकरण कहते हैं। अब पदार्थ है गैस, उसको ठंडा करके हमने क्या कर दिया, द्रव में बदल दिया, तो प्रक्रिया को संघनन कहते हैं। इसमें ताप से कोई लेना देना नहीं है। अब आता है हमने संघनित कर दिया, गैस को ठंडा करके द्रव में बदल दिया, ये संघनन कहलाता है। अब द्रव को ठंडा करके ठोस में बदलना है तो उसको ताप देना पड़ेगा। कितना ठंडा करें, जितना ठंडा करने पर वो ठोस में बदल जाएगा वही उसका हिमांक होता है, फ्रीजिंग पॉइंट। फ्रीज करना उसको। तो द्रव को और अधिक ठंडा करने पर वह ठोस की अवस्था में बदल जाते हैं। जैसे आप बर्फ पानी को देखे होंगे, 0 डिग्री पर ठंडा करते हैं तो वो बर्फ बन जाता है। तो पानी का हिमांक हो जाएगा 0 डिग्री सेल्सियस। हिमांक मतलब हिम अंक, हिम माने बर्फ होता है, अंक माने ताप। जिस तप पर वो बर्फ बन जाए या ठोस बन जाए एक ही बात है, जम जाए। हिम माने जमना भी होता है। तो इसका परिभाषा देख लेंगे। वह ताप जिस पर कोई पदार्थ द्रव से ठोस में बदल जाता है द्रव का हिमांक कहलाता है। इस प्रक्रिया को द्रव का जमना भी कहते हैं। जैसे में आप पानी का देख सकते हैं कि ये 0 डिग्री पर बर्फ में बदल जाता है। तो बर्फ का क्वथनांक पानी का हिमांक क्या होगा, 0 डिग्री सेल्सियस। केल्विन में कितना होगा, 273। तो अभी तक हमने ठंडा करके ये भी देख लिया कई सारी प्रक्रिया। अब जो भी प्रभाव था वो सब ताप का प्रभाव था। अब दाब भी प्रभावित करता है गैसों के परिवर्तन में, पदार्थों के स्थितियों में परिवर्तन में, अवस्थाओं में। तो दाब का क्या प्रभाव है देखते हैं। घटक कणों के बीच की दूरी में अंतर होने के कारण पदार्थों की अवस्थाओं में अंतर होता है। ये हम लोग जानते हैं। ठोस के कण जो है पास पास रहते हैं इसलिए वो ठोस होता है, द्रव के थोड़ा दूर रहते हैं इसलिए वो द्रव होता है, गैस के बहुत ज़्यादा दूर होते हैं इसलिए वो गैस होता है। उसी को कहा जा रहा है घटक कण। तो दाब के बढ़ने और तापमान के घटने से गैस द्रव में बदल जाते हैं। आप देख लीजिए, दाब बढ़ाइए गैस को। जैसे आप सिलेंडर देखेंगे एलपीजी, वो गैस है, इसको दबा दबा के दाब बढ़ा के उसका तापमान कम करके उसको द्रव में बदल दिया जाता है। इस कारण से आप सिलेंडर हिलाते होंगे तो उसमें पानी जैसा महसूस होता होगा। तो वायुमंडलीय दाब पर इसको समझेंगे हम लोग। वायुमंडलीय दाब पर 1 atm, अच्छा हाँ, वायुमंडलीय दाब क्वेश्चन इसको हम नहीं लिखे, सही है। जब वायुमंडलीय दाब 1 atm हो तो जो ठोस CO2 है, CO2 का ठोस रूप, शुष्क बर्फ जिसको कहते हैं, वो द्रव में आए बिना सीधे गैस में बदल जाती है। तो ठोस CO2 हम जानते हैं कि वो ऊर्ध्वपात है, तो पानी में बदलेगा नहीं, द्रव में बदलेगा नहीं, वो सीधा गैस में बदल जाएगा। तो यही कारण है कि ठोस CO2 को शुष्क बर्फ कहते हैं। शुष्क बर्फ है यानी इसमें कोई द्रव की मात्रा नहीं है। तो ये बर्फ बनता भी है तो शुष्क रहता है, सूखा, इसमें द्रव की मात्राएं नहीं होती। तो हम क्या अभी सीखें कि किसी पदार्थ की कैसी अवस्था का ताप कम करके दाब बढ़ा के उसको द्रव में बदला जा सकता है। पदार्थ की अवस्थाएं यानी ठोस, द्रव और जो गैस हैं दाब और तापमान के द्वारा तय होती हैं। हमने क्या देखा, आप एलपीजी देखोगे, हाँ एलपीजी वो भी गैस होता है, उसको दबा के द्रव बना दिया जाता है। ध्यान रहे तापमान कम करना ही पड़ेगा, तापमान कम नहीं होगा तो दाब आप कितना भी लगाइए वो द्रव में नहीं बदलने वाला। तापमान को कम करना ही पड़ता है किसी भी गैस को द्रव में बदलने के लिए, क्योंकि ज़्यादा तापमान रहेगा तो गैस के कण गति में रहेंगे, वो कभी एक दूसरे के पास सट नहीं पाएंगे। इसीलिए
तो एक डायग्राम देख लेते हैं कि ठोस को हम गलाते हैं, संकलन करते हैं तो द्रव में बदल जाता है, और वाष्पीकरण करते हैं तो गैस में बदल जाता है। अब यही प्रक्रिया उल्टा करते हैं, फिर ठोस को और गर्म करते हैं। एक और भी तरीके के ठोस हमने देखा कि जिसको सीधा गर्म करने पर वो गैस में बदल जाते हैं, ऊर्ध्वपातन जो कहलाता है। अब थोड़ा उल्टा देखते हैं कि अगर हम गैस को संघनित करते हैं तो द्रव में बदल जाते हैं, द्रव को हिमांक पे जमाते हैं उसको तो ठोस में बदल जाता है। और यहाँ पे ऊर्ध्वपातन में हमने देखा कि इसमें गैस को हम सीधा ठंडा भी करेंगे या ऊर्ध्वपातित करेंगे तो गैस ठोस में ही बदलेगा, ये स्वाभाविक है। अब थोड़ा हम लोग सेल्सियस और केल्विन में संबंध को भी देख लेते हैं। तो 0 डिग्री सेल्सियस है, 0 डिग्री नहीं, डिग्री सेल्सियस पैमाना है एक तापमान का, और केल्विन भी पैमाना है, एक फ़ारेनहाइट भी होता है, उसको हम लोग बाद में देखेंगे। अभी हम लोग केल्विन और सेल्सियस को ही देख लेते हैं। इसमें दोनों में संबंध क्या है? एसआई मात्रक द्वारा ये फेमस है, इसको दिया गया है इंटरनेशनल सिस्टम में। ये साधारण है, जो सामान्य ताप पर हम लोग ज़्यादा यूज करते हैं। सामान्य तौर पर अगर मान लीजिए कोई तापमान T, उसको मान लेता हूँ T सेल्सियस में है, उसको केल्विन में बदलना है तो उस T में कितना जोड़ देंगे? 273 जोड़ देंगे। 0.15 भी जोड़ देना चाहिए, आप नहीं भी से जोड़ेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। तो चलिए, या 273 में आप सीधा T जोड़ दीजिए। जैसे मान लीजिए हमने 0 डिग्री सेल्सियस ले लिया, T के जगह पे 0, इसको हमें केल्विन में बदलना है। क्या करेंगे? 273 में 0 जोड़ देंगे तो 273 0.15 केल्विन या 273 केल्विन में बदल जाएगा। यानी 0 डिग्री सेल्सियस कितने केल्विन के बराबर होता है? 273.15 केल्विन के। अब 100 डिग्री सेल्सियस है, इसको बदलना है हमें केल्विन में। क्या करेंगे? 100 जोड़ देंगे 273 में, कितना हो जाएगा? 373.15 हो जाएगा। अब उल्टा करते हैं, अब केल्विन में दिया रहेगा, उसको सेल्सियस में बदलना है। क्या करना पड़ेगा? घटा देते हैं, जितना दिया है T केल्विन उसमें से घटा देते हैं। तो देखिए क्या होगा। जैसे में आप देख लो 575 केल्विन है, उसको हमें सेल्सियस में बदलना है। क्या करेंगे? 273 घटा देंगे तो 302 डिग्री सेल्सियस में हो जाएगा। अब हमने वो सारा टॉपिक ख़त्म कर लिया, वो NCERT का ही हेडिंग था। वैसे मैंने सारे किताबों से उस हेडिंग को पूरी तरह से कंप्लीट किया है। अब NCERT के जो उस हेडिंग से प्रश्न है उसको हम लोग देखेंगे। एक पॉइंट मैंने पहले बताया था, वो 1.4 का हेडिंग था। उस हेडिंग का नाम था क्या पदार्थ अपनी अवस्था को बदल सकते हैं। इसको मैंने पदार्थ की अवस्था परिवर्तन से बनाया था हेडिंग। अब इसमें 1.4 से क्या क्या प्रश्न आए हैं, पहला दूसरा, इसमें 8 प्रश्न है, मैं वो सभी को करा रहा हूँ। और फिर अभ्यास में क्या क्या दिया है वो भी कर लेंगे हम लोग। पहला इसमें क्वेश्चन है कि निम्नलिखित तापमान को हमें सेल्सियस में बदलना है। 300 केल्विन है, 573 केल्विन है। तो वही मैंने तरीका बताया था आपको। करना क्या है, केल्विन में है तो 273 घटा दीजिए, कितना आ जाएगा? 27 डिग्री सेल्सियस। फिर इसको भी करना है तो क्या करेंगे? 273 घटा दीजिए, इसमें बदल जाएगा 300 डिग्री सेल्सियस में बदल जाएगा। अब दूसरा क्वेश्चन है कि निम्नलिखित ताप पर जल की भौतिक अवस्था क्या होगी, ये बताना है। 25 डिग्री सेल्सियस पे और 100 डिग्री सेल्सियस पे। अब मान लीजिए हम लोग जानते हैं 100 डिग्री पे जल जो है उबलने लगता है और वाष्प में बदलने लगता है। तो वाष्प में बदलने लगता है यानी गैस अवस्था होती है 100 डिग्री पर। और 25 डिग्री ये सामान्य ताप है, कमरे का ताप है। वायुमंडलीय दाब पर ये सामान्य ताप है, इस पर पानी द्रव में ही रहता है। और 0 कर देंगे तो बर्फ बन जाएगा ठोस। ठीक, आगे देखिए। अब अगला क्वेश्चन है कि किसी भी पदार्थ की अवस्था परिवर्तन के दौरान तापमान स्थिर क्यों रहता है। अर्थात जब कोई पदार्थ ठोस से द्रव में बदलता है या द्रव से गैस में बदलता है तो उस बीच में उसके अंदर जो तापमान है वो रुका रहता है उतना पे ही। आखिर ऐसा क्यों होता है ये बताना है। ठीक,
तो ऐसा देखिए क्यों होता है। किसी पदार्थ का ताप बढ़ाने पर वह निश्चित ताप पर अपनी अवस्था बदलना शुरू कर देता है। हमने बताया था कि बर्फ द्रव में 0 डिग्री पर भी बदलता है पानी में, ठीक ना। उसी तरह कोई भी ठोस है वो पानी में द्रव जैसा तब बनेगा जब उसको एक फिक्स ताप मिल जाएगा। इस बीच ताप स्थिर रहता है, रुका रहता है, बदलता नहीं है। क्यों? क्योंकि दी गई जो अतिरिक्त ऊष्मा है, जैसे मान लीजिए हम लकड़ी लगा के आग जला रहे हैं, ऊष्मा दे रहे हैं, लेकिन ताप फिर भी रुका है। आखिर ऐसा क्यों है? तो जो हम अतिरिक्त ऊष्मा दे रहे हैं वो अवस्था परिवर्तन में ही लग जा रहा है, अवस्था के बदलने में ही पूरा यूज हो रहा है, इसलिए ज़्यादा ताप नहीं बढ़ पा रहा है। और यह तब तक होता है जब तक अवस्था पूरी तरह से बदल ना जाए। जैसे हम पानी को खौलाते हैं तो 100 डिग्री पे वो खौल जाता है। 100 डिग्री पानी का क्वथनांक होता है, 100 से ज़्यादा नहीं होता है। 100 से ज़्यादा हो भी नहीं पाएगा जब तक कितना भी आप नीचे गैस जलाओ चाहे लकड़ी जलाओ, 100 पे ही वो खौलेगा। तो 100 से ज़्यादा क्यों नहीं हो पाता है? क्योंकि जब तक पूरा भाप नहीं बन जाता तब तक 100 से ज़्यादा नहीं होगा। तो 100 पे जो होते हैं उसके कारण हम बहुत ज़्यादा एनर्जी दे रहे हैं। आग जला रहे हैं तो ऊष्मा और ज़्यादा दे रहे हैं, लेकिन ऊष्मा अभी पानी को भाप बनाने में ही उपयोग हो जाती है, इसलिए पानी का क्वथनांक 100 से ज़्यादा नहीं हो पाता। उसी तरह यहाँ पे भी है। अगला क्वेश्चन है कि वायुमंडलीय गैसों को द्रव में बदलने के लिए कोई विधि सुझाइए। वायुमंडल के जो गैस हैं हमारे आसपास उनको द्रव में बदलना है तो क्या करना पड़ेगा? तो गैसों का ताप कम करके और दाब बढ़ाकर उनको द्रव में बदला जा सकता है। हम लोग पहले ही पढ़ चुके हैं कि गैसों का अगर ताप कम करते हैं तो उसके कणों की गति जो घटने लगती है और वो एक दूसरे के पास सटने लगते हैं, और थोड़ा दाब बढ़ा देंगे तो पूरी तरह से द्रव में बदल जाएंगे। इस विधि को संघनन कहा जाता है। ये संघनन द्वारा होता है। जैसे आप LPG देखे होंगे, या आप गिलास ठंडे गिलास का पानी देखे होंगे। ठंडे गिलास में जब बर्फ़ वाला पानी रखते हैं गिलास में तो उसके किनारे किनारे पानी लग जाता है गिलास के बाहर। वो क्यों होता है? क्या अंदर से पानी बाहर आता है? बिल्कुल नहीं। वो गिलास ठंडा होने के चलते जो आसपास के वातावरण में जलवाष्प हैं वो गिलास के संपर्क में जैसे ही आते हैं तो उनका गतिज घट जाता है। वो फलस्वरूप पास आकर द्रव उसकी सतह पर पानी जैसा रूप धारण कर लेता है। अब आता है अभ्यास का क्वेश्चन। ये जितने थे उस पॉइंट में जो क्वेश्चन NCERT में थे तो वो थे। अब अभ्यास में कौन कौन सा दिया उसे देख लीजिए। अभ्यास में दिया कि निम्नलिखित तापमानों को केल्विन इकाई में बदलना है। सेल्सियस में दिया है, केल्विन में बदलना है। क्या करते हैं हम लोग? 273 जोड़ देते हैं। तो 25 में 273 जोड़िए 300 केल्विन हो जाएगा। 373 में 273 जोड़िए, देखिए कितना होगा, ये 656 केल्विन हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित अवलोकनों हेतु कारण लिखें। पहला है अवलोकन कि नेपथलीन को रखा रहने देने पर यह समय के साथ कुछ ठोस पदार्थ छोड़े बिना अदृश्य हो जाती है। मतलब नेपथलीन को आप छोड़ दीजिए तो वो बिना मतलब खुला छोड़ दीजिए तो वो बिना कुछ अवशेष छोड़े सीधा गायब हो जाता है, यानी ठोस से सीधा गैस में बदल जाता है। ऐसा क्यों? तो हम लोग पढ़े हैं कि जो ठोस से सीधा गैस में बदल जाता है वो ऊर्ध्वपात होता है। जिस प्रक्रिया द्वारा ये होता है उसे ऊर्ध्वपातन कहा जाता है। तो इसका आंसर देख लेते हैं। नेपथलीन एक ऊर्ध्वपात है जो गर्म करने पर ऊर्ध्वपातित होता है, यानी सीधा ठोस से गैस में बदल जाता है। अब जिस कारण यह ठोस से सीधे गैस में बदल जाता है अतः कोई भी अवशेष नहीं दिखाई देता है इसका। दूसरा है कि हमें इत्र की गंध बहुत दूर बैठे हुए भी पहुंच जाती है। सेंट जिसे हम लोग कहते हैं, सेंट हमें दूर से ही महक देता है। ऐसा क्यों? तो इसका आंसर है कि इत्र के जो कण होते हैं विसरण द्वारा, विसरण हम लोग पिछले वीडियो में पढ़ चुके हैं, एक क्वेश्चन दे दिया इसलिए बता रहा हूँ आपको। विसरण द्वारा हवा के साथ मिल जाता है, यानी फैलकर मिल जाता है चारों तरफ, और वो फैल जाता है इसलिए दूर से भी इसकी गंध हमारे पास पहुंच जाती है। अगला क्वेश्चन देखेंगे 7वां
कि निम्नलिखित तापमानों पर जल की भौतिक अवस्था क्या है। 25 डिग्री है, 0 डिग्री है, 100 डिग्री सेल्सियस है। इन पर जल कैसी या किस अवस्था में रहता है वो बताना है। हम लोग जानते हैं 0 पे बर्फ़ रहता है, 100 पे खौलने लगता है तो गैस बनने लगता है, वाष्प। हाँ, यहाँ पे वाष्प होगा, यहाँ पे मैं वाष्प कर देता हूँ। वाष्प अवस्था या गैस की बात है। और 25 डिग्री पर ये कमरे का ताप है, ये सामान्य ताप है, तो इस पर ये द्रव अवस्था में रहता है। अगला है उबलते हुए जल या भाप से जलने की तीव्रता किसमें अधिक महसूस होती है। जल से कि भाप से? इन दोनों में से किस में ज़्यादा जलन होता है, तो हम लोग जानते हैं भाप से ज़्यादा जलन होता है। क्यों? क्योंकि भाप के कणों में गुप्त ऊष्मा रहती है जो जल से अधिक गर्म होती है। जल को हम गर्म करते हैं तो तापमान बदलता नहीं, स्थिर रहता है। तो जितना हम तापमान देते जा रहे हो वो कहाँ जा रहा है, तो सारा भाप में चला जाता है, इसलिए भाप ज़्यादा गर्म होता है। अब बस इतना ही है, और अगला वीडियो, अगले टॉपिक अगले वीडियो में पढ़ेंगे। तो वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा, और चैनल पर नया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इसी तरह डेली अपडेट पाते रहने के लिए बेल आइकन को ज़रूर दबाइएगा, शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों में, ताकि अच्छी वीडियो सबको मिले। धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।